और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, राइट? यस मैम। ऑफ लैम्डा। तो जो एक पैटर्न मिलेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप लोगों ने रेनबो देखा है? रेनबो देखा है ना? तो उसमें भी आप देखो कि आपकी आवाज लैग कर रही है। मेरी वॉइस लैग कर रही है, वेट। अभी अभी ठीक है? एक मिनट, एक मिनट। नाउ नाउ क्लियर है मैम। क्लियर? हाँ। तो आप रेनबो अगर देखो तो रेनबो में भी हम जो सारे कलर्स होते हैं उसको उनको हम एक, आप देखो एक वो डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, है ना? यस और नो? सबसे नीचे की तरफ क्या दिखाई देता है? वॉयलेट। वॉयलेट। और ऊपर की तरफ क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। तो वो एक्चुअली विजिबल स्पेक्ट्रम होता है ना? क्यों? क्योंकि उसमें नीचे रेड ऊपर वॉयलेट होता क्या बेटा? है। नीचे रेड ऊपर वॉयलेट होता है। नहीं, देखना बेटा, नीचे वॉयलेट ऊपर रेड होता है, देखना कभी। इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ उनको उल्टा हो जाता ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। हाँ, ठीक है। तो देखो ये इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी, यस। और यहां पर वेवलेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहां हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिलती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक रेज। क्या बोलते हैं? कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। एक मिनट, बिल्कुल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर जो हमको मिलती है दे आर नोन एज व्हाट? जल्दी बताओ। कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज। उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, फिर यूवी अल्ट्रावायलेट रेज। ये जो है ना, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये विजिबल रीजन है, ओके, है ना? देन इंफ्रारेड, ओके। इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद रेडियो वेव्स आते हैं। तो रेडियो वेव्स में एफएम और एएम अलग आता है। देन लॉन्ग रेडियो वेव्स, ओके। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसको जब हम अरेंज करते हैं, यहां मैंने बहुत छोटा लिखा है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर कौन सी आती है? नंबर 1 पे कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, फिर नंबर 4 पे अल्ट्रावायलेट रेज, और ये नंबर 5 पर हमारा विजिबल रीजन, फिर इंफ्रारेड, फिर 7th नंबर पे माइक्रोवेव्स, और लास्ट में रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स में भी एफएम ज्यादा और एएम कम, मतलब एफएम की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और एएम की कम होती है ना? अब इंपॉर्टेंट थिंग, ये मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको दे रही हूँ, रफली बोल के बता रही हूँ। जो कॉस्मिक रेज हैं, आपको पता है कहाँ यूज होती है? सर्जरी में यूज होती है, राइट? कॉस्मेटिक सर्जरी सुना है? हेलो, सुना है या नहीं सुना? हेलो एवरीवन, प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, कॉस्मिक रेज जनरली सर्जरी में, मेडिकल यूज में होता है। एक्सरे सबको मालूम है। गामा रेज भी अगर हम देखें तो ये कीमोथेरेपी वगैरह में यूज होती है, सेल को बर्न करने में। एक्सरे सबको पता है कहाँ यूज होता है? बॉडी पार्ट का एक्सरे फिल्म लेने के लिए, है ना? ओके। यूवी रेज यूज होती है प्यूरिफिकेशन के लिए, अल्ट्रावायलेट रेज वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह के लिए। आपने कहीं सुना होगा ना, अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन जर्म किलिंग एक्शन के लिए अल्ट्रावायलेट रेज। विजिबल रीजन है हमारे फॉर विजिबिलिटी, देखने के लिए, ओके। यस और नो? हेलो। और आईआर कहाँ यूज होता है? इंफ्रारेड, पता है? अच्छा, कोई बात नहीं। माइक्रोवेव कहाँ यूज होता है? कुकिंग, इंडक्शन। कुकिंग में। और रेडियो वेव्स एफएम और एएम कहाँ यूज होता है? जल्दी बताओ। रेडियो में। रेडियो तो रेडियो की सिंपल सी बात फ्रीक्वेंसी है, होती है। ये आपको मुझे बताना है, एक मिनट। क्लियर? यस और नो?
और IR अगर हम देखें तो बेसिकली थर्मल इमेजिंग कैमरा होते हैं ना, यस और नो। एस्ट्रोनॉमी वगैरह में भी यूज होता है, इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी वगैरह, इन सब में, मीटेरोलॉजी में यूज होता है। ओके, तो ये यूज आपको एनसीईआरटी में पूछे गए हो तो ये आपका काम है, लिख लोगे? वैसे तो जनरल है, क्या लिखना, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? हम रहेगा। हाँ, लिख लेंगे। सिंपल सी बात है, एक्सरे का यूज पता ही है, यूवी का पता ही है, IR का बता दिया, थर्मल इमेजिंग के लिए यूज होता है। सबसे बेस्ट इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोल में, LED है ना वो अपने घर का, AC का, टीवी Yes, का, ma'am. है ना, वो सब इंफ्रारेड रेज देते हैं, सबसे बेस्ट यूज। और कुछ ना याद रहे तो जब भी रिमोट उठाओगे, AC का, किसी का भी, कार का, टीवी का, उस सब में इंफ्रारेड यूज होता है, रिमोट वेव्स है, बाकी तो सब पता ही है ना? Yes, ma'am. अब विजिबल रीजन जो होता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम, उसमें जो वायलेट कलर होता है उसका वेवलेंथ जो होता है 380, किस में लेके चल रहे हैं अपन? मीटर में, मतलब 380, अच्छा ये इतने मीटर में लेके चल रहे हैं तो ये तो नैनोमीटर में आ जाएगा, इतना मीटर थोड़ी होगा, है ना? तो 380 नैनोमीटर है एक्चुअली ये, यहाँ पे मैं यूनिट डाल देती हूँ, ये नैनोमीटर में है सब, ठीक है? किसमें? नैनोमीटर में है। तो 380 से लेके कहाँ होता है ये? 750 तक होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विजिबल रीजन इसी के बीच में आता है, इसको हम जनरली 400 to 800 भी बोलते हैं, लेकिन बेटर है आप, है ना, उसको 380 to 780 से कर लो तो वो ज्यादा बेटर है ना? 380 to 780 नैनोमीटर, इज दैट क्लियर? यस और नो? और Yes, ma'am. आर्मस्ट्रॉन्ग में करें तो कितना? Ma'am, 380 into 10 to the power 10. आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻10 कैसे हो जाएगा? 10⁻−10। -2. बेटा 1 0 बढ़ जाएगा ना बस। Yes, ma'am. यस मैम, -9 और -10 रहता हाँ है। देखो जरा, -9 है और वो क्या है? -10। -10, तो 1 0 और बढ़ जाएगा, है ना? यस Yes, मैम। ma'am. क्लियर? तो ये विजिबल रीजन की रेंज है। ओके, अब हमारी बारी आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। फटाफट जो हमने अभी फॉर्मूले पढ़े, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है भैया किलोहर्ट्ज में, ठीक है? वेवलेंथ निकालना है, निकाल सकते हो, और विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये बिलोंग करता है। फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है जल्दी बताओ? 1368 into 10⁻³ हर्ट्ज कर लूं अब तो, है ना? किलो हर्ट्ज है ना? डन? यस Yes, और ma'am. नो? यस मैम। तो लैम्डा निकालना है। रिलेशन क्या होता है जल्दी बताओ? न्यू इज जी। इक्वल टू C/λ। C upon lambda. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। सी कितना? 3 × 10⁻⁻8। 8। लैम्डा निकालना है। -8 लिखा था क्या मैंने? No, ma'am. -8 लिखा था मैम। पक्का? हाँ यार गलती हो गई, इतनी कम लाइट स्पीड कैसे होगी? 3 × 10⁻8 मीटर/सेकंड। माइनस इतना। और फ्रीक्वेंसी कितना है बताओ? 1368 × 10⁻³ लैम्डा निकल जाएगा मीटर में कि नहीं निकलेगा? Yes, मैम। ma'am. Yes, मिल ma'am. जाएगा, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? डन? हो जाएगा। और लैम्डा किस यूनिट में निकलेगा? मीटर में। अब ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना, कर सकते हो ना? ये एनसीईआरटी के ही है सब। वेवलेंथ गिवन है विजिबल स्पेक्ट्रम की 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी मतलब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ गिवन है और फ्रीक्वेंसी निकालना है। निकाल सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. फॉर्मूला क्या यूज होगा? न्यू इज इक्वल टू C/λ। C by lambda. ठीक है, पक्का? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am.
कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। अब एक बात मुझे बताओ, वेव लेंथ गिवन है तो निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन बड़े इजी इजी है। लैम्डा कितना है? 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। 5800 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट इक्वल्स टू कितना हो गया? 5800 इंटू 10⁻⁻⁻10 मीटर में हो गया। यस और नो? यस मैम। तो 58 इंटू 10⁸ मीटर हो गया। अब मुझे बताओ, निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर? निकाल सकते हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/λ और फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा? c/λ। दैट क्लियर? यस आगे बढ़े? Yes, तो ma'am. ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अरे भाई बच्चा पार्टी बोल ही नहीं रही है। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला रीडिंग। यस मैम। यस मैम। ओके, मतलब येलो रेडिएशन में कुछ भी लिखा है, कुछ मतलब भी लिखो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है वेवलेंथ किसका निकालना है। आ गया समझ में? वो येलो बोले यस मैम। एक मिनट वो वेवलेंथ बोले, कुछ भी बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। अब हम आते हैं मूसलेस लॉ। देखो, ये लॉ मैं यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रिलेटेड एटॉमिक नंबर से है। हाउएवर ये लॉ आया था पीरियोडिक टेबल के टाइम पर, जब मूसले और उनके कोवर्कर्स ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप किया था। पढ़ा है ना आपने क्लास 10th में थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना? तो उन्होंने, यस मैम। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो उन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा, पीरियोडिक लॉ में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया था। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था, इट वाज बेस्ड ऑन मास नंबर, एटॉमिक मास के बेस पर था। रिमेंबर? जल्दी बोलो। यस मैम, इन्होंने एटॉमिक नंबर से दिया। हाँ, एनोमलीज वगैरह याद है ना? हेवियर एटॉमिक मास वाला, पोटेशियम और आर्गन का, कोबाल्ट और निकल का। यस और नो? यस मैम। है ना? और आइसोटोप को जगह नहीं मिली थी। तो उसके बाद मूसले ने, मैम आपके नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। लो बिट आ रही है, मुझे तो मैसेज नहीं आ रहा। चलो मैं चेंज कर लेती हूँ। मेरा नेटवर्क बिट तुमको कैसे मैसेज दे रहा है? मैम आपका दिखा रहे लो। लो वो दिखा? दिखा रहा। अच्छा, अभी सही है? नो मैम। नो मैम, अभी वैसा ही है। पक्का? एक यस मैम। 1 मिनट। बट मुझे मैसेज नहीं आ रहा। लैग हो रही है क्या? वॉइस क्रैक नो हो मैम, रही? वॉइस भी लैग नहीं हुई। तो ठीक है, वो पता नहीं क्यों बता रहा है, उसकी प्रॉब्लम। हम क्या करें? मैम स्क्रीन आपकी छोटी मैम दिखा रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है जो शेयर आपने करी हो। तो अभी मैंने मेरा फेस दिख रहा है ना? यस मैम। मैंने अभी शेयर ही नहीं किया, मैंने शेयरिंग रोक रखी है। ओके मैम। तो मैं आपको क्या बता रही थी? क्या बता रहे थे अपन? क्या डिस्कस कर रहे थे? कुछ डिस्कस हाँ, सेंट्री मास मूसले लेगा। वाला। तो मूसले ने जो न्यू उसमें चेंज किए पीरियोडिक लॉ में, वो किसके बेस पे चेंज किए? वो एटॉमिक नंबर के बेस पे चेंज किया उन्होंने। आपको याद है ना, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मूसले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से क्या किया था? रिप्लेस किया था। इज दैट क्लियर टू? उसके लिए उन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर निकाला था एलिमेंट्स का। क्या निकाला था? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर निकाला कैसे, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मूसले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया कि एटम्स को, मतलब हर एलिमेंट का, जितने डिस्कवर हो गए थे एलिमेंट, उनके एटम्स को पहले क्या किया? रेडिएशन से एक्साइट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसमें पास किए। अब एक बात मुझे बताओ, किसी पेन को अगर हम पहले हीट देते हैं तो वो हीट क्या करता है? पहले एब्जॉर्ब करता है। जब तक हम देते रहते हैं एब्जॉर्ब करता रहता है। यस और नो? यस मैम। लेकिन जैसे ही हम सोर्स ऑफ हीट हटा देते हैं तो अब बताओ वो क्या करता है? हीट रिलीज करता है। रिलीज करता है। मतलब जब तक हम उसे सप्लाई कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और जैसे ही हम सोर्स ऑफ हीट रिमूव करते हैं तो वो क्या करता है? इमिट करने लगता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। बस एक आध दो बच्चों को क्लियर है, गर्ल्स पूरी चुपचाप है। क्या बात है? मिकल तो बहुत बात करती है, आज क्यों नहीं कर रही? सुलेख कुछ समझ में आ रहा है? उन्नति, स्नेहा, शैली, मानसी? कैसा आ रहा है बेटा?
तो अब मुझे एक बात बताओ, तो ma'am. इसी तरह से मूसले ने क्या किया, एटम्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से क्या किया, एक्साइट किया, फिर वो सोर्स हटा लिया। अब जब वो सोर्स हटा लिया तो एटम क्या करेगा, वो जो रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब किया उनको इमिट करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ। करेगा करेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्सरे इमिट करता है एटम, उसका स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इमिटेड बाय एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। मतलब उन्होंने ये बोला कि अगर हम इमिटेड रेडिएशन, आपकी वॉइस लैग हो रही है। वॉइस लैग हो रही है, वेट, अब मुझे मैसेज आया अनस्टेबल का। नाउ हम बेटर बेटर। देखो, तो उन्होंने बोला जो इमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जल्दी बताओ। एटॉमिक नंबर, Z इज द Atomic एटॉमिक number. नंबर, यस और नो, एटॉमिक नंबर है ना। तो ये पता नहीं, तो जिसका फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो क्या करेगा बताओ, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा। इज दैट क्लियर, यस और नो। यार और फिर अब Yes, ma'am. प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। तो फाइनली जो इक्वेशन दी मूसले ने वो ये थी कि रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस वी, राइट। तो अगर हम इसको खोलें तो ये कैसी हो जाएगी बताओ, रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, ए जेड माइनस ए बी। पक्का, हाँ या ना। Yes. मैम। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बच्चे, अंडर रूट ऑफ न्यू वर्सेस, मैम ये वाला पार्ट एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या बेटा, पार्डन, मैम ये इक्वेशन एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए इक्वेशन। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि जो इमिटेड रेडिएशन है, जो एटम इमिटेड रेडिएशन इमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी एटम के एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस स्क्वायर रूट ऑफ इमिटेड फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर, राइट। तो ये स्क्वायर रूट हो गया। इज दैट क्लियर मिकल? यस मैम। अब अगर प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट तो लाना ही पड़ेगा ना, कि नहीं लाना पड़ेगा? मैम तो z माइनस बी क्या है? वो तो उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन पूरा निकाला है, वो डेरिवेशन अपने को थोड़ा ही पढ़ना है। ओके मैम। हाँ, ये उनके एक्सपेरिमेंट का है, वो क्या है ए और बी वो मैं बता रही हूँ अभी आपको, मैं वहां तक आई नहीं हूँ। ओके, तो ये उन्होंने एक्यूरेट मैथमेटिकल इक्वेशन ये दिया, ठीक है, बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। इसमें ए एंड बी आर बेसिकली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं जो कि मेटल के या एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो ए एंड बी आर बेसिकली व्हाट आर व्हाट कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? हेलो, यस मैम। Yes, अब एक ma'am. बात मुझे बताओ, अगर इस इक्वेशन का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ आएगा बताओ? बताओ कैसा ग्राफ आएगा? अगर एक मिनट, ग्राफ में यहां बना देती हूँ। बताओ, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, तुम लोगों ने ग्राफ सीख लिए ना कि नहीं सीखे? जल्दी बोलो। रूट ऑफ न्यू वर्सेस जेड का ग्राफ। मुझे तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है, बताओ। हेलो, इक्वेशन क्या हुई? यस मैम। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इक्वेशन यही है ना बेटा? अब इसमें बताओ इंटरसेप्ट मुझे Yes, कहाँ ma'am. मिलेगा? देखो, हम ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, जल्दी बताओ। रूट ऑफ न्यू म्यू वर्सेस जेड, राइट। हमारी इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ।
जॉन स्ट्रेट लाइन ग्राफ की क्या इक्वेशन होती है, जल्दी बताओ। Ax plus b is equal to 0. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसमें मुझे बताओ इंटरसेप्ट क्या होगा, ये इंटरसेप्ट होगा। तुम इसका ग्राफ बना सकते हो क्या, मुझे बताओ। ये टर्म क्या आएगी, इंटरसेप्ट, हाँ या ना। Yes, ma'am. मैम इंटरसेप्ट क्या होता है? तुम लोगों ने ग्राफ नहीं पढ़े। मैम पढ़ा है, इंटरसेप्ट वो होता है जो y लाइन से निकलता है, y किसी y पॉइंट इज से निकलता इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नाम की एक चिड़िया, एक इक्वेशन होती है कि नहीं होती? है। मैम पढ़ी है, पक्का पढ़ी है ना? मैम। मैम याद आ गया। याद आ गया ना? Yes, तो ma'am. ये क्या है, कांस्टेंट इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट। Intercept. हाँ या ना। यस Yes, यस मैम। मैम, यस मैम। और ये हमको किस एक्सिस पे मिलता है, ये वाई एक्सिस पर मिलता है। वाई एक्सिस। Y. है कहाँ पे मिलेगा, है ना। वाई। पक्का? और यहाँ पर एक बात मुझे बताओ, एम क्या होता है, एम इज स्लोप, तो है ना। Slope of the. यस मैम, हाँ। ठीक है, स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, एम। लेकिन इसमें अगर अपन देखें तो हमारा c इक्वल्स टू माइनस ए बी है ना बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. इंटरसेप्ट मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, है ना। यस मैम। Ma'am. यस और नो बेटा। यस Yes, मैम। यस मैम। मैं बता देती हूँ, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने डी लिख दिया था। यस पक्का। अच्छा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बिल्कुल, Yes, ma'am. यस मैम। स्ट्रेट लाइन ही तो है बेटा। देखो जरा, यहाँ Yes, ma'am. से मैं इंटरसेप्ट बनाते हुए इसको खींचू, ऐसे ही होगा ना, जल्दी बताओ। यस यस मैम। मैम। तो Yes, अब ma'am. कोई डाउट यहाँ तक, ये क्या हो गया, नो। लो है ना, क्या हो गया ये, इसमें ये हमारा tan थीटा, हाँ या ना, दैट इज Yes, इक्वल्स ma'am. टू Yes, ma'am. स्लोप, हाँ मैम। है ना, बोलो बेटा। यस मैम। तो यस ये मैम। क्या हो Yes, गया, ma'am. बेसिकली ए, राइट। और अब ये इंटरसेप्ट है, तो ये वैल्यू भी इक्वल होगी, तो ये इंटरसेप्ट क्या हो गया, ए बी, हाँ या ना। यस मैम। पक्का, अभी भी नहीं आया ग्राफ समझ में, आ गया आ मैम. गया मैम। आ गया। तो जनरली अगर अपन इस ग्राफ को बहुत सिंपल तरीके से बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। मिकल अभी आया या नहीं आया समझ में, बताओ। आ गया मैम। आ गया, हाँ। और बाकी बच्चा पार्टी, आ गया मैम। Yeah, आ गया मैम। ये देखो ऐसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, निगेटिव वाले को क्यों बनाए। ये क्या हो गया हमारा, root b a ना? z graph. और ये क्या हो गया, ए बी। ए बी। और स्लोप क्या हो गया, ए। Tan theta. to a। आया कि नहीं आया। यस मैम, आ आ गया। गया ये Yeah. सिंपल ग्राफ हो गया भाई। ये बताया इसलिए क्योंकि निगेटिव है, तो निगेटिव का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे कहाँ आएगा, इसलिए मुझे वाई एक्सिस के उस पे निगेटिव ले जाना था ना। अभी आया कि नहीं आया, आ गया आ गया मैम। मैम, आ गया। पक्का पक्का, चलो ठीक है। अब क्वेश्चन, इन मूसलेज एक्सपेरिमेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे ऑफ के सीरीज इज इतना, के सीरीज इमिटेड जो सीरीज है, if straight line is at angle of 45 degree with intercept 1, find atomic number। तो अब अगर अपन देखें तो फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है बेटा, 250 250 to 5000 watt. ए कितना गिवन है, 45 डिग्री। 45 डिग्री। 1045, 1045 है भैया। और Yes, ए बी इक्वल्स टू 1 है ना। यस मैम। Yes, तो ma'am. बताओ एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं कि अपन नहीं निकाल सकते। आ सकते डाल हैं. सकते हैं। रूट ऑफ 2500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, 1। यस मैम। 1 इंटू जेड माइनस 1, 1। यस। कितना आ गया, जेड 51 आ गया। डन, Yes, ma'am. यस मैम। क्या बात है, कोई दिक्कत। नो No, मैम। ma'am. एक और क्वेश्चन, अरे यही क्वेश्चन ये तो रिपीट सेम ही है मैम। सेम हो गया, अरे कुछ और क्वेश्चन देना था, मैं चेंज करना भूल गई, ओहो।
बाय मिस्टेक सेम आ गया वो, चलो लेट इट बी, छोड़ देते हैं। अब ये इस पार्ट के बाद आपका होमवर्क है एनसीईआरटी रीडिंग सेक्शन 2.3 का 2.3.1 और ये एक्सरसाइज है 2.5, 2.7 एंड 2.45। यस यस मैम। यस मैम। आया कि नहीं आया? आ गया मैम। आ गया कुछ डाउट यहाँ तक? नो मैम। चलो अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, तो एक मिनट, So next part of this chapter is dual nature of electromagnetic radiation. अभी हमने about electromagnetic radiation पढ़ा, उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में पढ़ा, रिलेशन पढ़ा। यस और नो? जल्दी बोलो। यस यस मैम। मैम। यस मैम। यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज बेसिकली लाइट। क्यों लाइट क्यों बोलते हैं? सन से मिलती है। यस और नो? यस भाई मैम। सन से जो हमारे पास मिले उसे तो हम सनलाइट ही बोलते हैं ना। यस और मैग्नेटिक कैसे है वो? क्या बेटा? सन मैग्नेटिक थोड़ी ना है। सन सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थोड़ी ना है। तो मैंने कब कहा कि सन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है? अच्छा, हाँ मैंने सन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं कहा। सन से जो रेडिएशन निकलते हैं और जब वो ट्रेवल करते हैं देन दे कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऐसा और डाउट किसी को? मैंने सन को बोला मैग्नेटिक? नो मैम। नहीं, मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बताया? कि जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनके साथ एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती ही होती है। डाउट कहाँ आया तुमको? हेलो? मैम वो बेसिकली लाइट लगा ना तो इसलिए। बेसिकली लाइट, हाँ हाँ, तो लाइट है ना, सन थोड़ी है। अच्छा, सन और लाइट एक ही चीज है? नो मैम। मतलब यू आर सेइंग कि हलवाई और मिठाई एक ही चीज है? ओ मैम। और क्या? अगर सन और लाइट एक ही चीज है तो मतलब हलवाई और मिठाई एक ही चीज है। गुलाब जामुन खाना है या हलवाई का सर खा लो, बात एक ही बराबर है, हैं? मेरा एग्जाम्पल समझ गए? कितने बच्चे समझे? समझ गया मैम। अरे समझ हलवाई गया। मिठाई देने वाला है, राइट? यस और नो? हलवाई मिठाई बनाकर आपको समझ गया। देने वाला है। तो इसी तरह से सन जो है वो रेडिएशन आपको देने वाला है। यस और नो? अब एक बात बताओ, उसका गुलाब जामुन जितना मीठा होगा इसका मतलब ये थोड़ी कि हलवाई का हाथ भी उतना ही मीठा होगा, हैं? होना चाहिए। क्या कह रहे हो? मैम वो बोल रहा होना चाहिए। होना चाहिए। चलो लेट इट बी, चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली लाइट विच इज प्रेजेंट इन रेनबो और डबल रेनबो, ठीक है। अब अगर इसमें अगर हम देखें जो हमने लास्ट में देखा था, कितनी सारे रेडिएशन थे? जल्दी बताओ। बहुत सारे थे। कौन कौन से टाइप के थे? कॉस्मिक, गामा, यूवी रेज, है ना, एक्स रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, बहुत सारे थे कि नहीं थे? तो वही it is also a spectrum consisting what? Radio waves, microwaves, IR, है ना, visible region, ultraviolet region, X rays, gamma rays and cosmic rays। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए। पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताए थे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है, बहुत ध्यान से देखना, कि अगर हम देखें तो सनलाइट इज द only source of energy for the earth, right or wrong? राइट मैम। राइट मैम। है ना, एनर्जी का एक ही सोर्स है हमारे पास अर्थ पर, दैट इज सनलाइट। अब क्या होता है, अगर हम देखें तो सन एक एनर्जी का सोर्स है और अर्थ डेस्टिनेशन है। तो सन से जब अर्थ तक एनर्जी आती है, मतलब एनर्जी जब ट्रांसफर होती है तो वो दो ही वे में ट्रांसफर हो सकती है, या तो वेव के थ्रू या पार्टिकल के थ्रू, हाँ या ना? इसके अलावा और कोई तो तरीका ही नहीं है भाई। कोई एक चीज एक स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक जा रही है तो उसके दो ही तरीके हैं, या तो वेव के थ्रू जाए या फिर कैसे जाए, पार्टिकल के थ्रू जाए। यस और नो? यस। इसके अलावा और कोई तरीका है? नो मैम। किसी को एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल दूं?
दूं क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, डोंट वेस्ट द टाइम। अंडरस्टूड और नॉट? हम आ गया बोल तो रहे मैम, आ गया। अच्छा, अंडर तो ये दो वेव हैं। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो रेडिएशन के लिए दो थ्योरी प्रपोज्ड हो गई। एक कौन सी हो गई? वेव थ्योरी। और एक कौन सी थ्योरी हो गई? पार्टिकल थ्योरी, जिसको न्यूटन ने बोला था, तो न्यूटन्स कार्पसल्स थ्योरी कहलाता था। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल क्लासिकल वेव थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने बोला था कि एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव। भाई इन्होंने बोला कि वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। मान लिया इस बात को। कैसे माना? उन्होंने प्रूव किया कि जब किसी सरफेस पर रेडिएशन पड़ता है तो वो क्या बनाता है? डिफ्रैक्शन रिंग बनाता है। ठीक है? व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन falls on a surface, it forms diffraction ring. डिफ्रैक्शन रिंग कैसे होती है? कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं इस तरीके से। ओके, ये मैं बना दे रही हूं। ये इस तरीके से रिंग बनती है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूं कि जैसे आप एक काम करना कि टॉर्च है, ठीक है? टॉर्च से अगर आप लाइट किसी भी सरफेस पर डालते हो तो बताओ वहां पर जिस जगह पे लाइट जाती है, आप प्लेन वॉल पे अगर डालो तो उस लाइट उस वॉल पे जा रही है, उसका शेप कैसा होगा? रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल, सर्कुलर, कैसा? जल्दी बताओ। सर्कुलर ही होगा। पक्का? यस मैम। अच्छा, जिस सोर्स से आप डाल रहे हो, जिस ओपनिंग से, या जिस, मैं उसको क्या बोलूं, जो सोर्स ऑफ होल है, होल का कोई भी शेप हो, रिंग किस फॉर्म में जाएगी? वो वॉल पे कौन सा शेप बनेगा? बताओ। हाँ, सर्कल ही बनेगा। सर्कल ही बनेगा ना। मतलब आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि आप जिस टॉर्च से डाल रहे हो और अगर वो ट्रायंगुलर उसकी ओपनिंग है, आप एक काम करना, टॉर्च लेना और उसको ट्रायंगुलर, उसके 3 ब्लैक टेप्स लगा देना और फिर डाल के देखना, तो भी सर्कल बनेगा। उसको आप स्क्वायर कर देना तो भी सर्कल बनेगा। और वो सर्कुलर है तो सर्कुलर बन ही रहा है। यस और नो? हाँ या ना? यस मैम। अच्छा, अब ऐसा क्यों हुआ? सर्कल Yes, क्यों ma'am. बना? डाउट आता है ना, सर्कल क्यों बना? जल्दी बोलो। अगर तुम, एक मिनट, यस मैम। बोल, ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम लोग बोल रहे हो और मुझे आवाज नहीं आ रही हो? नो मैम, ऐसा नहीं हो रहा। चलो देखो, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इस पिन पॉइंट पर लाइट को डालते हैं तो लाइट क्या होती है? यूनिफॉर्मली सारी जगह एक साथ इस सेंटर पॉइंट से यूनिफॉर्मली सब जगह स्प्रेड हो जाती है। अब अगर एक सेंटर पॉइंट से वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी तो कैसी शेप बनेगी? सर्कुलर। सर्कुलर ही बनेगी ना। अगर रेक्टेंगुलर बनेगी तो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म तो नहीं होगा ना। मेरी बात नहीं यस समझ मैम। में आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक काम करो, एक ग्लास में पानी लो, ठीक है? एक टम्बलर में वाटर लो और एक टम्बलर में आप क्या कर लो? छोटे छोटे पेबल्स ले लो, ठीक है? और उन दोनों को आप क्या करो? एक मिनट, शेयरिंग रोक रही हूं मैं। उन दोनों को आप ऐसा टिल्ट करके, एक टम्बलर से पानी और एक टम्बलर से आपने जो पेबल्स भरे हो उनको सरफेस पर डालो। अब बताओ क्या ऑब्जर्व करोगे? जहां पर पानी गिरेगा, तो जिस पॉइंट पर पानी गिरेगा वहां से क्या बन जाएगा? पानी सर्कुलर शेप में, अपन बिल्कुल प्लेन सरफेस है, किसी भी तरफ स्लोप नहीं है,
यस और नो? तो बताओ पानी जिस सेंटर पॉइंट से गिरेगा उसके जिस पॉइंट पे गिर रहा है उसके चारों तरफ पानी सर्कुलर शेप में फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा मैम। मेरी बात से कितने कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई? आ गई मैम। लेकिन जब आप पेबल डालेंगे तो क्या पेबल भी उस सेंटर पॉइंट से सर्कुलर शेप में फैलेंगे? नो नहीं, पानी में ऐसा सिर्फ पानी में ऐसा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। मींस पानी के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो पानी जब गिरता है तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में गिरता है। एम आई राइट? अंडरस्टूड और नॉट? समझ गए। तो समझ गए मैम। जल्दी आंसर तो दो, मैं आगे बढ़ूं, है ना? लेकिन पेबल्स जो हमने टम्बलर में भरे हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। यस और नो? तो जब वो गिरते हैं तो एक पार्टिकल गिरता है, फिर सेकंड गिरता है, तो वो किस फॉर्म में फ्लो हो रहे हैं? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में फ्लो हो रहे हैं। यस और नो? यस मैम। यस मैम। नहीं आया? सक्षम आया समझ में? कोई ऐसा जिसको ना आया हो जल्दी बोलो। आ गया? तो देखो एक सिंपल सी बात है, ये रिंग बना मतलब कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, आपस में जुड़े हुए फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है मतलब वेव फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। वेव आपस में जुड़ी रहती है ना? यस और नो? हाँ या ना? यस तो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ रेडिएशन क्या होता है? हाँ मैम। दैट इज वेव। यस और नो? ये क्या प्रूव करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। हमने टॉर्च से रेडिएशन निकाला और वॉल तक गया तो किसके फॉर्म में ट्रांसफर हुआ? जल्दी बताओ। वेव के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। इज दैट क्लियर? पक्का? फिर सेकंड थिंग है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अब आप मुझे बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि आप एक काम करो कि टम्बलर में, सिंपल सी बात है, आप दो टम्बलर लो, एक टम्बलर में आप रेड कलर का वाटर करो, वाटर का रेड कलर कर लो, और एक में ग्रीन कलर का कर लो, ठीक है? और आप क्या करो, दो टम्बलर और दूसरे लो, एक में रेड कलर के पेबल्स ले लो और एक में ग्रीन कलर के पेबल्स ले लो। अब आप क्या करो कि जो रेड और ग्रीन कलर का वाटर है उन दोनों को, टम्बलर को एक साथ एक ही पॉइंट पर रेड वाटर और ग्रीन वाटर मिलाओ, तो बताओ क्या होगा? पहले आप क्या करो, रेड वाटर गिराओ, फिर उसके ऊपर ग्रीन वाटर मिलाओ, तो क्या होगा? रेड और वाटर। अब आपकी वॉइस लैग हो रही है। वॉइस लैग हो रही है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वेट मैम वॉइस लैग हो रही है। वेट वेट वेट, नाउ बेटर। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक पॉइंट पे रेड कलर का वाटर डालो, एक टम्बलर में रेड वाटर था, यस, फिर उसी पे ग्रीन डालो, तो ये बताओ रेड और ग्रीन वाटर आपस में थोड़ा सा मिक्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे मैम। होंगे। मतलब रेड वाटर में इंटरफेयर कर रहा है और रेड ग्रीन में इंटरफेयर कर रहा है, ग्रीन रेड में कर रहा है। यस और नो? लेकिन आप रेड पेबल और ग्रीन पेबल्स को एक पॉइंट पे डालो तो वो तो आपस में मिक्स होंगे ही नहीं, है ना? तो इंटरफेरेंस बेसिकली क्या होता है? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ रेडिएशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ के जो रेडिएशन है वो आपस में क्या हो जाए? थोड़े थोड़े इंटरमिक्स हो जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है? यस मैम। अब ये क्या फॉर्म करता है? वाटर इंटरमिक्स हो पाया मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म है, लेकिन पेबल्स तो नहीं इंटरमिक्स होंगे ना, ठीक है? तो ये दोनों क्या प्रूव करते हैं? ये दोनों फिनोमेना प्रूव करते हैं कि रेडिएशन का ट्रांसफर किसके फॉर्म में होता है? किसके फॉर्म में होता है? वेव के फॉर्म। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे भी हैं जो हम वेव से नहीं कर सकते। एक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनको हम आगे पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको। तो ये वेव से क्यों नहीं होते ये मैं तभी बताऊंगी।
हाँ, इसके बाद न्यूटन ने कार्पसल्स थ्योरी दी, तो ये तो ज्यादा नहीं फ्रूटफुल हो पाई। जब ये दोनों फिनोमेना अगर नहीं आ पाए ना, तो न्यूटन ने ये बोला कि भाई वो वेव के फॉर्म में नहीं आते, किस फॉर्म में चलती है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में चलती है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि डिसकंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या कहलाता है, पार्टिकल नेचर बताता है, राइट। जैसे कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ रेडिएशन वेव है, discontinuous form of radiation, that is particle nature। ठीक है, तो अब ये बड़ा डाउट हो गया, मतलब बड़ा डिलेमा आ गया कि हम किसको सही माने। कंटिन्यूअस फॉर्म को मानते हैं तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस प्रूव कर देते हैं, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो बताओ मुसीबत आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। आई मैम। आई ना, तो इसके लिए फिर आई डुअल नेचर थ्योरी, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम ऑफ थ्योरी, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको ना मैं आपको एक अलग से पेज पे बताती हूँ। देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस, दोनों ही सही हैं, जो डुअल नेचर बताएगा। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, आप कोई अपनी फेवरेट डिश बताओ खाने की, जल्दी बताओ। पिज्जा ले लें, जल्दी बोलो। देखो, यस मैम। आप रेस्टोरेंट जाते हो और आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, ठीक है, और कुक पिज्जा कुक करता है, और ये रहा आपका पिज्जा, ठीक है, यस और नो। यस मैम। ये कुक ने कुक किया, अब वेटर इसे आपको, ये डेस्टिनेशन हो गया, राइट, ये आपका क्या हो गया, नो सॉरी सोर्स हो गया, डेस्टिनेशन तो आप हैं, ये क्या हो गया जल्दी बताओ, सोर्स, ठीक है। अब वेटर ने आपको इसे सर्व किया, ठीक है, आपको इसे सर्व किया वेटर ने, तो ये ट्रेवल कर रहा है, यस और नो। यस मैम। यस मैम। और आपकी टेबल पर आया, ठीक, यस और नो, अभी तक भी टेबल पर आया, तब भी पिज्जा पूरा सर्कुलर शेप में, ये मत बोल देना कि वो वहां से काट के भेजता है, अपन ये मान रहे हैं वहां से काट के नहीं भेज रहा है, राइट, सर्कुलर शेप में है। लेकिन अब जब आप इसका खाओगे, मतलब आप जब इसको एब्जॉर्ब करोगे, यस और नो, व्हेन यू वांट टू ईट इट, जब आप इसकी ईटिंग स्टार्ट करोगे, तो आप मुझे बताओ, क्या ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही कर लोगे क्या? नो मैम। क्या करोगे बताओ, टेल मी जल्दी। छोटे पीस करके। आप इसको बाइट करोगे, यस और नो। यस मैम। यस मैम। आप इसको क्या करोगे, बाइट्स में ब्रेक कर दोगे। तो ये तो पार्ट था पिज्जा की किसका, ट्रैवलिंग का, हाँ या ना। लेकिन जब आपने उसे खाना चालू किया, मतलब आप उसे क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। आप तो तभी एब्जॉर्ब करोगे ना। तो जब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, तो आपने पिज्जा को छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर लिया, जल्दी बताओ, जल्दी ब्रेक बताओ। कर लिया। ब्रेक कर लिया। तो जब आपने एब्जॉर्प्शन किया पिज्जा का, मैं फटाफट लिख देती हूँ, हाँ, तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपने उसको किस में ब्रेक किया, जल्दी बताओ। स्मॉल पीसेस। स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया, यस और नो। यस। अब एक और चीज, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, दूसरा एब्जॉर्प्शन के टाइम पर, अब ये बताओ, आपने उसको जितने बाइट्स में बनाया, क्या हर बाइट का साइज इक्वल होना जरूरी है? नो मैम। ठीक है, क्या बाइट का डेफिनेट नंबर होना जरूरी है? नो मैम। ठीक है, तो अब एक बात मुझे बताओ, आप स्मॉल बाइट भी ले सकते हो और बड़ा बाइट भी ले सकते हो, Yes, ma'am. yes or no? तो आप जितना बड़ा बाइट लोगे, उतनी ज्यादा आपको भूख लग रही है, और आप भूख लग रही है तो आप एनर्जी के लिए पिज्जा खा रहे हो, है ना। तो आप जितना बड़ा बाइट लोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी, यस और नो। यस मैम। तो अगर हम देखें तो एनर्जी gained by you is directly proportional to size of bite. यस मैम। यस मैम। पक्का?
Yes, ma'am. और Yes, एक ma'am. चीज मैंने बोला था, मैं लिखना भूल गई, कि हर बाइट का एक अलग साइज और वो होगा, टेस्ट भी होगा, फ्लेवर होगा। यस और नो? किसी में हम चिली सॉस डाल देंगे, चिली फ्लेक्स ज्यादा डाल लेंगे, किसी में हम सॉस ज्यादा डाल लेंगे। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टॉपिंग्स ज्यादा आ जाएगी, चीज कम हो जाएगा। यस और नो? पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So can Yes, we ma'am. say each bite has definite size? Yes or no? भाई आपने जितना बड़ा काटा उससे ज्यादा छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता ना। Yes, ma'am. लेकिन Yes, ma'am. हर बाइट का साइज, अब आपकी मर्जी है, आप सारे बाइट का साइज और टेस्ट सेम रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। इट इज अप टू यू। यस और नो? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि हर बाइट का साइज अलग ही होना चाहिए। हर बाइट का साइज सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। गलत बोल रही हूँ क्या? Yes, ma'am. No, ma'am. ये गलत. 3 पॉइंट आए समझ में? Yes, आ ma'am. गए. अब एक और चीज, आप पिज्जा से फ्रैक्शनल नंबर के बाइट ले सकते हो क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्रैक्शनल नंबर 2.5 नहीं बाइट, नहीं नहीं. No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. आप 1 बाइट लोगे, 2 बाइट लोगे, 3 बाइट लोगे, 4 लोगे। मतलब आप पिज्जा को होल नंबर ऑफ बाइट में ब्रेक कर सकते हो, फ्रैक्शनल नंबर ऑफ बाइट में नहीं कर सकते, है ना? Yes, ma'am. यस और नो? तो जो नंबर ऑफ बाइट है, नंबर ऑफ बाइट्स ऑलवेज क्या होगा? जल्दी बताओ। ऑलवेज Be whole होल number. नंबर। यस और नो? बोलो Yes, बच्चे। ma'am. ये 4 पॉइंट आपको आए या नहीं आए आ समझ? गया मैम. ठीक है, Okay, ये ma'am. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक्स ने ये बोला, जब तक रेडिएशन ट्रेवल कर रहा है, क्या कर रहा है? चल रहा है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। किसके फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है? Wave. वेव के। लेकिन जैसे एब्जॉर्ब होना चालू हुआ तो किस में टूट गया? Particles. पार्टिकल में। हमने पिज्जा के जो छोटे छोटे पार्टिकल थे उनको नाम दिया बाइट। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटता है या बंडल्स में टूटता है, पार्टिकल्स और बंडल्स भी बोल सकते हैं, राइट? उसको नाम दिया क्वांटम। सिंगुलर नंबर है क्वांटम और प्लूरल है क्वांटा, राइट? और इसका Yes, सिंगुलर ma'am. क्या है? Quantum. ठीक है, डन? आया या नहीं? Yes, ma'am. आ गया. पक्का? Yes, Yes. ma'am. ठीक है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, फर्स्ट पॉस्टुलेट, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय अ बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। यस और नो? ठीक है। Yes, ma'am. Second point, each byte has definite size, so it has definite energy. So each quantum is associated with definite energy. Yes or no? हर Yes. क्वांटम की एनर्जी क्या होती है? Correct. डेफिनेट होती है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद हुआ कि नहीं हुआ? क्वांटम डेफिनेट एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ क्वांटम अगर हम देखें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जैसे साइज ऑफ बाइट था ना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं बहुत छोटा सा, कि एक सिंपल सी अपन बात बोलते हैं कि देखो 2, 4, 5 छोटे बच्चे हैं, किड्स हैं, और वो एक जंपिंग नेट पर जंप कर रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी वो बहुत तेजी से जंप करेगा। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, तो उसका ma'am. ऑसिलेशन ज्यादा होगा, और जो थक गया होगा वो धीरे धीरे जंप बहुत करेगा, धीरे। है ना? तो उसका ऑसिलेशन कम होगा। तो इसी तरह से रेडिएशन जितना तेजी से ऑसिलेशन करेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। गॉट इट और नॉट? Got it, ma'am. Got it. Got it, ma'am. नॉट गॉट इट? Got it. आ गया. आ गया समझ में, है ना? तो एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी। और थर्ड पॉइंट, अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब ऑलवेज होल नंबर ऑफ क्वांटा। फ्रैक्शनल नंबर ऑफ क्वांटा वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। यही 3 पोस्टुलेट हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। अंडरस्टूड और नॉट? Understood. Yes, Yes, ma'am. वेरी क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. का Yes, Yes, ma'am. ये आ गई। कितने अच्छे से समझ में आया?
बहुत अच्छे से। आ गया मैम अच्छे से। देखो, एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, पार्टिकल में ब्रेक हो गया ना, बट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और कॉल्ड क्वांटा. इन टर्म्स ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड फोटोन. बस लाइट के लिए हम इसको फोटोन बोल देते हैं, राइट? क्योंकि एनर्जी का सोर्स ऑलवेज सनलाइट हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं होता ना. एनर्जी का सोर्स हम कोई लेजर लैंप भी ले सकते हैं, कोई बल्ब भी ले सकते हैं, कोई थर्मल लैंप भी ले सकते हैं. यस और नो? ठीक है. इवन हम कुक करते हैं तो जो हम गैस जो यूज करते हैं वो भी एनर्जी का सोर्स है ना? आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस मैम। तो सनलाइट के केस में हम उसको फोटोन बोलते हैं बस, अदरवाइज सेम है. क्वांटम ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू फोटोन और दैट इज पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट क्या बताया था? ईच बाइट हैज डेफिनेट एनर्जी, है ना? तो या पक्का, तो ईच एनर्जी ऑफ क्वांटा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी। ठीक है. व्हाट इज न्यू? न्यू क्या है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. यस और नो? Yes, ma'am. और क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ेगा, दैट इज E equals to h nu, where h is Planck's constant. क्या है ये? Planck's constant. Planck's constant. प्लैंक्स ने थ्योरी दी थी ना, जिसकी वैल्यू होती है h equals to 6.626. एक्चुअली 58 होता है तो मैं राउंड ऑफ करके 6 लिख देती हूँ, इनटू 10 raised to power -34 joules second. राइट? Yes. यस मैम। हम लोग को बड़ी जल्दी होती है, 4:30 से क्लास है. हाँ या ना? पक्का? Yes, ma'am. कहीं हमने ऐसा पढ़ा है न्यू इज इक्वल टू C by lambda? पढ़ा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Therefore, can we write E equals to hc by lambda? बोल सकते हैं? न्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? C by lambda पुट कर दिया ना? हेलो? बोल सकते हैं। बोल Yes, सकते ma'am. हैं यस मैम। बेटा? इसमें h भी कांस्टेंट? यस और नो? Yes. यस मैम। और C Lambda भी भी- कांस्टेंट? See the constant. तो अब यहां पर देखो, एनर्जी की SI यूनिट जूल लें, ठीक है, और यहां पर इसकी वैल्यू रखें 6.626 इंटू 10 raised to power -34, और C की वैल्यू क्या रखें? 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना? ये जूल सेकेंड है, और लैम्डा मीटर में रखें. ऐसा ही सिस्टम चल रहा है ना पूरा? तो Yes, ma'am. यहाँ पर देखो, जब सब कुछ कांस्टेंट है तो एक बहुत काम की चीज आ जाएगी, दैट इज 1.99 होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 2 ले लेते हैं, इनटू 10 raised to power -25 अपॉन. ये न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल होता है. तो हम जनरली क्या ले लेते हैं कि एनर्जी अगर जूल में निकालना हो और वेवलेंथ मीटर में रखो तो 2 इंटू 10 raised to power -25, और वेवलेंथ किस में हो गया? मीटर में. ये एक रिलेशन हमने न्यूमेरिकल के लिए निकाल लिया. बहुत फास्ट न्यूमेरिकल हो जाएंगे इससे, कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगा. डन? ये हर बार Yes, इतनी ma'am. बड़ी वैल्यू याद नहीं रखनी पड़ेगी, लेकिन प्लीज स्कूल में इसे मत लगाना, स्कूल में यही लगाना, टीचर मार्क्स काट लेगी. ठीक है? उनको लिख के ये बताना और चुपके से रेड बॉक्स वाली कैलकुलेशन पीछे से कर लेना. ओके? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक. अब एक्चुअली मुझे इसको आगे भी बताना है, थर्ड पोस्टुलेट भी बताना है, बट दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मेरी भी नेक्स्ट क्लास है और आपकी भी है. ओके?